इस कहानी में हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत ही बदकिस्मत इंसान है जिसे उसकी बीवी धोखा दे देती है और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वो अपनी बेटी का असली पिता नहीं है। इन सारे दुखों के बाद उसे एक ऐसी बीमारी मिलती है जो उसकी जान ले लेती है, पर उसे एक दूसरी जिंदगी जीने का एक नया मौका मिलता है। सो इस जिंदगी में वो फैसला करता है कि इस जिंदगी में वो अपनी मनमर्जी का हर एक काम करेगा बिना दूसरों की परवाह किए। तो चलिए देखते हैं कि उसकी ये नई जिंदगी कैसी होती है। कहानी की शुरुआत में हमें अंतरिक्ष में बहुत सारी स्पेसशिप्स देखने को मिलती हैं। इन स्पेसशिप्स के साथ यहाँ पर मैका रोबोट्स भी थे। तभी एक लड़की बताती है कि वॉर्फ गेट के जरिए दुश्मन हमला करने के लिए आ रहे हैं। जो बात सुन इनका कैप्टन हैरान हो जाता है और अगले ही पल में इनके सामने अंतरिक्ष में एक वॉर्फ गेट अपीयर होता है और उस गेट के अंदर से कोई सेना नहीं निकलती बल्कि मात्र एक मैका नाइट निकलता है। जो देख ये कैप्टन कहता है हम पर हमला करने के लिए ये अकेला आया है। जिसके बाद ये अपनी स्पेसशिप से उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो इन सभी हमलों से बचकर उस चैम्बर तक पहुंचता है जहां पर कैप्टन था। जिसके बाद वो उस चैम्बर पर हमला करके कैप्टन और बाकी सबको मार देता है। जो देख अब ये लोग उस ब्लैक नाइट के ऊपर अपने मैका रोबोट से हमला करने जाते हैं, लेकिन तभी वो ब्लैक नाइट अपनी तलवार निकालता है और इसके बाद उन मैका रोबोट्स पर हमला करके उन सबको खत्म करने लगता है। पर यहाँ उसके सामने एक पूरी सेना थी, इसीलिए अब वो ब्लैक नाइट अपने अल्टीमेट स्लैश का यूज करके इन लोगों की मेन स्पेसशिप को ही 2 टुकड़ों में काट देता है और उसी धमाके की आग में चलकर ये सभी मैका रोबोट्स खत्म होने लगते हैं। जिसके बाद इस ब्लैक मैका रोबोट में बैठा हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम सभी कमजोर हो, बहुत 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 ज्यादा कमजोर। और इसके बाद वो अपनी मेट से बात करते हुए कहता है आमागी, हमेशा की तरह तुम्हारा ये प्लान परफेक्ट था। वो मेट कहती है तारीफ करने के लिए शुक्रिया मास्टर। जिसके बाद ये अपनी मेट से कहता है कि पूरी सेना के साथ इन पर हमला बोल दो। जिसके बाद मेट आमागी सभी शिप्स को ऑर्डर देती है कि मास्टर लियाम के कहे अनुसार सभी शिप्स हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक मैका रोबोट हमारे ब्लैक नाइट यानी कि मेन कैरेक्टर लियाम का साथ देने के लिए वॉर्फ गेट से उसके पास जाने लगता है। और दोस्तों इस मैका रोबोट में एक लड़की बैठी हुई थी। वो आते ही दुश्मन के एक मैका रोबोट को खत्म कर देती है। लियाम कहता है क्रिस्टियाना तुम्हें आने में देर नहीं हो गई। वो कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और इसके बाद क्रिस्टियाना दुश्मन के मैका रोबोट्स को खत्म करने लगती है। वहीं लियाम की मेट आमागी अपनी सभी शिप्स को दुश्मन की शिप पर हमला करने का ऑर्डर देती है और इनके हमलों से दुश्मन की शिप्स तबाह होने लगती हैं। सब कुछ तबाह हो जाता है। जो देख लियाम बहुत जोर जोर से हंसता है। पर तभी एक लड़की लियाम से कहती है अगर आपको 7th वेपन कंपनी की बैटलशिप्स पसंद आई हो तो आप इन्हें खरीद लीजिए प्लीज। जो देख लियाम कहता है आमागी इसका ऑर्डर ले लो और इसे मेरे सामने से दूर करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम दुश्मन की बची हुई सेना को खत्म करते हुए कहता है तुम सभी कितने ज्यादा कमजोर हो। सच में कमजोरों को मारने में कितना मजा आता है। तुम सभी कमजोर लोग झुको मेरे सामने और मुझसे द इविल लॉर्ड लियाम से दया की भीख मांगो। जिसके बाद लियाम एक बजूका समन करके दुश्मन की ओर फायर करता है जिससे दुश्मन की एक और मेन शिप तबाह हो जाती है। जिसके बाद लियाम आखिरी 2 बचे मैका रोबोट्स को खत्म करते हुए कहता है तुम सब कमजोर, मुझे और ज्यादा एंटरटेन करो ताकि मुझे अपना बदला लेने में और भी मजा आए। बदला अपनी पिछली जिंदगी से। जिसके बाद हमें पता चलता है कि लियाम की पिछली जिंदगी कैसी थी। उसे रात में एक बहुत ही भरी हुई ट्रेन से घर आना पड़ता था। वो घर आता जहां उसकी बीवी उसका घर पर इंतजार करती। घर आते ही वो पूछता है कनामी कहाँ है। उसकी बीवी मीका बताती है कि वो सो गई है और वो एक कुत्ता पालना चाहती है। उसने अपनी दोस्त के घर पर एक कुत्ता देख लिया है। जिस पर ये कहता है अभी हम एक पेट अफोर्ड नहीं कर सकते। जिसके बाद वो अपनी बेटी को देखता है जो सो रही थी। फिर अगले दिन ये सभी एक पेट शॉप में जाते हैं प्यारे प्यारे कुत्ते देखने। और यहाँ हमारा हीरो बताता है कि काफी वक्त पहले उसके पास भी एक कुत्ता था जो उसके दिल के बहुत करीब था। जिसके बाद इसकी जिंदगी ऐसे ही चलती है। ये अपनी बीवी और बेटी से बहुत प्यार करता है और जितना इसके पास है ये उतने में ही खुश रहता है। पर कंपनी में इसका चीफ इस पर हमेशा गुस्सा करता रहता है। इसका दोस्त इसे समझाता है कि उसे चीफ के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए। वो बेवजह ही उस पर कितना गुस्सा करता रहता है। पर हमारा हीरो ऐसा कुछ नहीं करता। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि हमारे हीरो के सबऑर्डिनेट्स इसकी सारी मेहनत का क्रेडिट खुद ले जाते हैं और वो जो गलतियां करते हैं वो सारी हमारे हीरो पर थोप दी जाती हैं। पर इस जुल्मी दुनिया से लड़ने की ताकत उसे अपने परिवार से मिलती है।
और अपने परिवार के लिए ही ये जी और जान से इतनी मेहनत कर रहा है। पर एक दिन इसका एक दोस्त इसे मैसेज करके मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है और ये भी जाने के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो अब उसी जगह पर पहुंच चुका है और इस एरिया में वो पहले कभी नहीं आया। पर यहाँ इसकी नजर एक कैफे में मीका पर जाती है, जो यहाँ किसी आदमी के साथ बैठकर बातें कर रही थी। ये सोचता है मीका यहाँ क्या कर रही है और ये आदमी कौन है। जिसके बाद वो रात में घर आता है। आते ही वो अपनी बीबी से पूछता है, तुमने बताया था कि आज तुम कनामी के स्कूल जाने वाली थी, किसी काम की वजह से हो गया वो काम? मीका कहती है कि हाँ, वो काम अच्छे से हो गया। जिसके बाद वो अपनी बेटी के साथ थोड़ा खेलने लगता है और फिर अपनी बीवी से वो आगे कुछ नहीं पूछता। जिसके बाद ऑफिस में काम करते हुए वो खुद से यही कहता कि उसे मीका पर भरोसा करना चाहिए, वो उसे कभी भी धोखा नहीं देगी। पर तभी हमारा हीरो देखता है कि उसका कंप्यूटर बंद ही नहीं हो रहा, शायद इसमें कुछ खराबी आ गई है। फिर इसके कुछ दिन बाद हमारा हीरो उसी कैफे के पास आता है जहां उसने मीका को देखा था और वो यहाँ एक राहत की सांस लेता है क्योंकि आज यहाँ पर मीका नहीं होती। पर तभी वो देखता है कि उसके पीछे उसकी बीवी और उसकी बेटी थी और यहाँ एक आदमी को देख उसकी बेटी कनामी उस आदमी को पापा कहकर बुलाती है। जिसके बाद हमारा हीरो इन तीनों को एक साथ जाते हुए देखता है। अब ऑफिस में काम करते हुए वो यही सोच रहा था कि कनामी आखिर किसी और को पापा क्यों बुला रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर तभी वहां उसका चीफ आकर कहता है, तुम काम क्यों नहीं कर रहे? ये कहता है, शायद से मेरा पीसी खराब हो गया है, ये स्लीप मोड पर जा ही नहीं रहा। पर तभी उसे मीका का कॉल आता है। मीका उसे बताती है कि कनामी का एक्सीडेंट हो गया है। वो सीधा मीका के पास हॉस्पिटल पहुंचता है जहां वो आईसीयू में भर्ती थी। तभी एक डॉक्टर आकर कहता है, हमें उस बच्ची को खून देना है, आप दोनों उसके पेरेंट्स हैं ना? जिसके बाद ये दोनों अपना ब्लड ग्रुप बताते हैं। सो यहाँ कनामी का ब्लड ग्रुप कनामी की माँ के साथ मैच करता है। जिसके बाद ये बस यही सोचने लगता है कि आखिर इसका ब्लड ग्रुप कनामी के ब्लड ग्रुप से मैच क्यों नहीं हुआ। जिसके बाद वो घर पर पूछता है कि सच सच बताओ मीका, कनामी मेरी बेटी नहीं है ना? मैं अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत करता हूँ और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। सो मीका कहती है, तुम हमारे साथ कभी वक्त नहीं बिताते, वीकेंड्स में भी तुम ओवर टाइम करते हो और ये सब करने के बाद भी तुम्हारी कमाई कितनी है? बस 2 कौड़ी। तुम्हारी मेहनत की ये चवन्नी अठन्नी मेरे और मेरी बेटी के लिए काफी नहीं है। शादी करते वक्त तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे खुश रखोगे, पर शादी के 10 साल हो गए हैं और मैंने खुशी का एक दिन नहीं देखा। तुम तो हमेशा बाहर काम पर रहते, कनामी का पूरा पालन पोषण सिर्फ मुझे अकेले को करना पड़ता। मुझे और कनामी को तुम्हारी वजह से कितनी दिक्कत होती है, तुम जानते भी हो ये बात। इसलिए अब मैं और कनामी तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। मीका कनामी से कहती है, चलो कनामी, हम पापा के पास चलते हैं। यहाँ हमारा हीरो मीका को रोकने के लिए आता है पर वो उसकी एक नहीं सुनती। जिसके बाद हमारा हीरो अपनी बेटी कनामी से ही पूछने लगता है, कनामी तुम मेरे साथ ही रहोगी ना? तुम अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी ना? पर कनामी कहती है कि उसे अपने दूसरे पापा ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब अपने ऑफिस में आने के बाद हमारा हीरो यही सोच रहा है कि उसकी जिंदगी में आखिर ये सब क्या हो रहा है। पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि चीफ हमारे हीरो को बताता है कि उसके कंप्यूटर से किसी रैंडम अकाउंट में कंपनी के 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। हमारा हीरो कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पर चीफ कहता है कि ये तुम्हारे कंप्यूटर से हुआ है। हमारे हीरो को याद आता है कि कंप्यूटर बंद ना होने की वजह से वो अपने कंप्यूटर को खुला ही छोड़ गया था, यानी कि ये काम किसी और का है। पर इल्जाम हमारे हीरो पर आया, जिसके बाद उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है और अब इसे मजदूरी करनी पड़ रही है। मीका भी इसे डाइवोर्स दे चुकी है और कनामी की कस्टडी भी उसके पास है, पर बच्चे की देखभाल के लिए वो हमारे हीरो से पैसे मांग रही है। इसके अलावा जिन 5 करोड़ का घपला करने का इस पर इल्जाम लगा है, इसे वो भी कंपनी को लौटाने हैं, वरना इसे जेल हो जाएगी। और अब हमारा हीरो सब कुछ खो बैठने के बाद किराए के एक छोटे से कमरे में रहता है। आज रात इसका दोस्त इसे मैसेज करके बताता है कि उसने ब्रांड न्यू गेम खरीद लिया है, वो गेम जिसे हमारा हीरो हमेशा से खेलना चाहता था। वो अपने दोस्त को मैसेज भेजने वाला था कि हम इसे साथ में खेलेंगे, पर वो ऐसा नहीं करता। वो हर दिन कड़ी मेहनत करता है, ये उम्मीद रखते हुए कि किसी ना किसी दिन भगवान उसकी मेहनत का फल उसे जरूर देंगे। और भले ही कनामी उसकी औलाद ना हो, पर वो उससे बहुत प्यार करता है। पर दोस्तों, हमारे हीरो को उसकी मेहनत और बलिदानों के बदले में एक ऐसी बीमारी मिलती है जिसके इलाज के लिए अब उसके पास पैसे तक नहीं है। और अब वो अपने कमरे में लेटा हुआ अपनी मौत के आने का इंतजार कर रहा है। तभी उसे एक कहावत याद आती है कि जब आप मरने वाले होते हैं तब आपकी आत्मा को लेने के लिए आपके वो पालतू जानवर आपके पास आते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब थे,
और तभी अचानक इसके सामने एक अजीब सी रोशनी आती है। इसे उस रोशनी में दिखाई देता है कि इसके कंप्यूटर से वो 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने वाला शख्स चीफ था। लेकिन इसके बाद इसे ज्यादा बड़ा झटका तब लगता है जब इसे ये बात पता चलती है कि इसकी बेटी का वो दूसरा पापा भी यही चीफ है और इन दोनों की ही ये प्लानिंग थी जो आज हमारा हीरो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हमें पता चलता है कि मीका ने शुरुआत से ही कभी भी हमारे हीरो से प्यार किया ही नहीं और कनामी भी इसी चीफ की औलाद है, क्योंकि उसकी बीबी कभी भी हमारे भद्दे से हीरो के साथ कोई बच्चा चाहती ही नहीं थी। ये सब देख हमारा हीरो रोते हुए कहता है, प्लीज मुझसे कोई कह दो कि मैं सपना देख रहा हूँ। पर तभी इसके सामने एक शख्स आकर कहता है कि ये ख्वाब नहीं हकीकत है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की और बदले में तुम्हें क्या मिला? धोखा। उन्होंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम क्या चाहते हो? ये चिल्लाकर कहता है कि मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। ये शख्स कहता है, वाह वाह वाह, तुम्हारी ये नफरत की भावनाएं कितनी स्वादिष्ट हैं। वैसे मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देने आया हूँ। पर हमारा हीरो कहता है कि अच्छा करने से हमें सिर्फ दर्द मिलता है। अगर मुझे कभी एक दूसरा मौका मिला तो मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगा और जो चाहे वो करूंगा। दूसरे मौके की बात सुन ये शख्स अपने पास से कुछ तस्वीरें निकाल पूछता है, तुम इनमें से कौन सी दुनिया में रीइंकार्नेट होना चाहोगे? क्या एक ऐसी दुनिया जिसमें मैजिक और मॉन्स्टर्स हों, या फिर जुरासिक एरा? तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तुम जो चाहो वो चुन सकते हो। यहाँ हमारा हीरो एक तस्वीर देखता है जिसमें रोबोट्स और बैटलशिप्स थे और वो उसी की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। ये शख्स कहता है, ये एक साई-फाई फैंटेसी वर्ल्ड है जिसमें मैजिक भी एग्जिस्ट करता है और इस दुनिया पर रॉयल्स और नोबल्स का राज है। मैं तुम्हें इस दुनिया के एक बहुत ही अच्छे परिवार में पैदा करूंगा। जिसके बाद ये शख्स हमारे हीरो के खून से एक कागज पर साइन लेता है, जिसके बाद ये शख्स कहता है, इस बार तुम्हें एक बेहतर जिंदगी मिलेगी। और फिर वो हमारे हीरो की आत्मा को उस दूसरी दुनिया में भेज देता है और अब हमारा हीरो एक ऐसी जिंदगी जिएगा जहां वो अपने लिए अपनी खुशियां खुद बनाएगा, ना कि दूसरों पर अपनी खुशियों के लिए निर्भर रहेगा। और अगले ही सीन में हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी दुनिया में लियाम के रूप में रीइंकार्नेट हो चुका है और वो जिस जगह पर था वो बिल्कुल जंगल जैसी लग रही थी। बहुत 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 ज्यादा घना जंगल। इस प्लेनेट का नाम है स्टेलर सिस्टम ऑफ एल्सियस और लियाम इस प्लेनेट पर राज करने वाले शासक का इकलौता बेटा है और लियाम का पूरा नाम है लियाम सेरा वैनफील्ड। जिसके बाद हमें एक दूसरी जगह दिखाई जाती है और यहाँ एक पार्टी चल रही है क्योंकि लियाम अब 5 साल का हो चुका है और ये मोहतरमा लियाम की माँ है। जिसके बाद लियाम की माँ लियाम को दूसरे कमरे में लेकर जाती हैं और यहाँ होता है लियाम के जन्मदिन का तोहफा। लियाम इस तोहफे को खोलता है पर उसे सामने कुछ दिखाई नहीं देता। तो उसकी माँ बताती हैं कि उसे यहाँ पर एक AI मेड रोबोट मिल रही है और तभी अचानक लियाम के सामने काफी सारी आंखें आ जाती हैं, यानी कि वो अपनी डॉल को खुद कस्टमाइज कर सकता है कि उसे कैसी डॉल चाहिए। उसकी माँ उसे बताती हैं कि वो जैसी चाहे वैसी AI मेड रोबोट को अपने लिए कस्टमाइज कर सकता है। वहाँ पर भाई हर एक चीज होती है कि तुम ये चीज चुन सकते हो, हाँ A to Z हर एक चीज। और लियाम को हर एक अंग चुनना पड़ेगा क्योंकि अगर कोई अंग उसने नहीं चुना तो उसकी मेट में वो अंग होगा ही नहीं। लेकिन इसके बाद लियाम के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अब उसके सामने आता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। समझ रहे हो? लियाम यहाँ कहता है कि आप अपने 5 साल के बेटे को ये सब क्या दिखा रहे हो। तभी उस जगह पर आते हुए लियाम के पिता कहते हैं कि उनके पास भी लियाम के लिए एक तोहफा है। अब से मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा होगा क्योंकि तुम ही इस फैमिली के अगले हेड हो। लेकिन सारी जायदाद लियाम के नाम करने के बाद ये दोनों अपनी बाकी की जिंदगी इंपीरियल होम प्लेनेट में जाकर बिताएंगे। जिसके बाद लियाम के पिता बटलर ब्रियान को बुलाते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर के साथ लियाम के नाम अपनी पूरी जायदाद करने के बाद लियाम इन दोनों को हर महीने खर्च के लिए पैसे भेजेगा। लियाम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है और इसी तरह लियाम खुद एक काउंट बन चुका है, यानी कि राजा। इसके बाद ये दोनों लियाम को छोड़कर जाने लगते हैं। अब लियाम का ख्याल उसकी AI मेड रोबोट ही रखेगी। लियाम यहाँ कहता है कि उसे पल भर में ही सब कुछ मिल गया। मेरी पिछली जिंदगी बहुत बेकार रही है पर अपनी इस जिंदगी में मैं एक इविल लॉर्ड बनूंगा और दिल खोलकर आतंक मचाऊंगा। और वो इन सब के लिए इस गाइड नामक शख्स को थैंक यू कहता है। पर दूसरी ओर हम उस गाइड को अभी भी हमारे हीरो की पुरानी बॉडी के पास देखते हैं और वो यहाँ कहता है तुम्हारी ये जिंदगी बहुत बेकार रही है ना। और इसके बाद वो हंसते हुए कहता है अब बारी तुम लोगों की है मुझे एंटरटेन करने की। और यहाँ हम मीका को चीफ के साथ देखते हैं
और दोस्तों यहाँ पर मीका को हमारे हीरो के साथ इतना गलत करने के बाद भी जरा सा भी अफसोस नहीं है, बल्कि ये दोनों तो कुछ वक्त बाद शादी करने का सोच रहे हैं। पर तभी यहाँ आकर वो गाइड चुटकी बजाता है और अगले ही पल में चीफ के पास पुलिस से कुछ लोग आते हैं और इन्हें पता चल गया है कि कंपनी के फंड से छेड़खानी करने वाला चीफ था। साथ ही उस पर यह भी इल्जाम लगे हैं कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बहुत ज्यादा तंग करता है और उसके खिलाफ उन्हें काफी सबूत मिल चुके हैं, इसलिए अब उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। सो यहाँ मीका पूछती है कि अगर तुम जेल चले गए तो मेरा और हमारी बेटी का क्या होगा, पर पुलिस उसे ले जाती है। गाइड कहता है जो आदमी तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था वो तो मर चुका है, अब तुम कहाँ जाओगी? हाँ, अब तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आएगी। और यहाँ ये गाइड कहता है अब मुझे चलना चाहिए, आखिर मुझे उसे एक सही रास्ता भी तो दिखाना है, वो सही रास्ता जो उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दर्द और तकलीफ लेकर आएगा। और जब तक उसे सच्चाई पता लगेगी तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। उसकी नफरत और दर्द का स्वाद कितना मीठा होगा, वो उस दुनिया में और भी ज्यादा तड़पेगा। और ये सब कहकर वो एक डायमेंशनल गेट में चला जाता है। पर तभी हमारे हीरो के पास उसके कुत्ते की पवित्र आत्मा आती है और इसके बाद ये आत्मा उसी डायमेंशनल गेट में चली जाती है ताकि वो लियाम को ढूंढ सके। जिसके बाद हमें अंतरिक्ष का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लड़ाई चल रही थी, पर यहाँ पर विलन्स का सामना करने के लिए एक हीरो आती है और ये होती है होली किंगडम ऑफ लीवे की पहली राजकुमारी क्रिस्टियाना लेटा रोसब्रेटा। और वो आते ही इन दुश्मनों को आसानी से खत्म करने लगती है और इसके बाद प्रिंसेस के किंगडम की बैटलशिप्स दुश्मन की बैटलशिप्स पर हमला करके उन्हें तबाह कर देती हैं। और इसके बाद वहां पर बाकी के नाइट्स आकर दुश्मन की सेना पर हमला करने लगते हैं और इसी तरह दुश्मन हार जाते हैं और उन्हें हराने का सारा श्रेय जाता है प्रिंसेस क्रिस्टियाना को। फिर अगले सीन में हम लियाम को बहुत खुश देखते हैं क्योंकि उसकी एआई मेड रोबोट बनकर आ चुकी है। और दोस्तों इस दुनिया में इन एआई मेड रोबोट्स को डॉल्स भी कहा जाता है, इसीलिए ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आती हैं। इसके बाद लियाम जैसे ही इस पैकेजिंग को टच करता है इस मेड की अनबॉक्सिंग शुरू हो जाती है। ये मेड लियाम के सामने बिल्कुल किसी परी की तरह आती है और इसके बाद वो लियाम को मास्टर कहते हुए अपना नाम बताती है, आमागी। ब्रियान द बटलर बताता है कि अब से आमागी हमेशा उसके साथ रहेगी, पर इसे हर हफ्ते मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है जिसमें सिर्फ 2 घंटे लगते हैं और बस उन 2 घंटों को छोड़कर आमागी हमेशा लियाम के साथ रहेगी। पर यहाँ पर लियाम जरा अपने अंदाज में आमागी की क्वालिटी चेक करने लगता है कि जैसा मैंने कहा था उन लोगों ने इसे वैसा ही बनाया है ना। जिसके बाद लियाम आमागी को लेकर यहाँ से एक अलग कमरे में चला जाता है। ब्रियान इनके पीछे भागता है पर तब तक दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब इस कमरे में आमागी के हाथों मसाज लेते हुए लियाम पूछता है, आमागी क्या तुम मेरे साथ नहाना चाहोगी? वो कहती है हाँ बिल्कुल मास्टर। जिसके बाद वहाँ ब्रियान आकर पूछता है कहीं आप दोनों ने कुछ किया तो नहीं ना? लियाम कहता है भले ही मेरी बॉडी बच्चे की हो पर मेरा दिमाग एक 36 साल के आदमी जैसा है। सो ब्रियान कहता है क्या सिर्फ 36? आप अभी सिर्फ बच्चे हो। सो आमागी लियाम को बताती है कि एम्पायर में एडल्टहुड की एज 50 साल है और सच में एक एडल्ट बनने के लिए आपका 100 साल का होना जरूरी है और यहाँ पर लोग 500-600 साल तक जीते हैं। लियाम मन में कहता है इतना लंबा लाइफ स्पैन, मतलब मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। पर तभी ब्रियान लियाम को बताता है कि एम्पायर में एआई रोबोट्स को इतना पसंद नहीं किया जाता क्योंकि एक बार इन एआई रोबोट्स ने पूरी इंसानियत को बस खत्म कर ही दिया था। चारों ओर आतंक मचा हुआ था, लेकिन उस बुरे समय में कुछ लोगों ने एआई के खिलाफ साहस से लड़ने का फैसला किया और वो जीत भी गए और उन्हीं लोगों ने एम्पायर को बनाया। और बस इसी वजह से इंपीरियल नोबिलिटी को ये एआई रोबोट्स पसंद नहीं है। सो लियाम पूछता है अगर ऐसी बात है तो माँ ने मुझे एक एआई रोबोट गिफ्ट क्यों की? ब्रियान कहता है कि मैं आपको ये नहीं बता सकता, पर लियाम कहता है कि अब मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मुझे बताओ। सो अब ब्रियान बताता है कि लियाम के माता पिता उसे छोड़कर चले गए हैं क्योंकि वैनफील्ड फैमिली पर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है। लियाम के ग्रेट ग्रैंडफादर एलिस्ट्रियर बहुत ही ज्यादा समझदार थे और उन्हीं ने वैनफील्ड फैमिली को एक इतना बड़ा डोमेन बनाया, लेकिन आपके दादा और पिता के पास शासन करने की सही योग्यताएं नहीं थी, यानी कि उनकी वजह से इस फैमिली का सिर्फ डाउनफॉल आया है। यहाँ लियाम को समझ आता है कि अब वो दूसरे लोगों को तंग करने के अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगा। ब्रियान कहता है हमारे पास कर्जा चुकाने का भी कोई तरीका नहीं है, चीजें अब बस और बिगड़ती जाएंगी। जिसके बाद हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है और यहाँ ये लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि
हमारा नया राजा बस 5 साल का है और शायद से हमारा टैक्स अब और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि हर बार जब भी एक नया राजा बनता है तब वो शुरुआत में बहुत ज्यादा टैक्स लेता है। ये सभी लोग कॉमनर्स हैं और इस तरह से अपनी जिंदगी जीते जीते थक चुके हैं और अब बस इनकी आखिरी उम्मीद यही है कि इनका ये नया राजा अच्छे दिल का हो। वहीं मेंशन में लियाम ब्रियान से पूछता है, क्या मेरे माता पिता ने मुझे पैदा इसीलिए किया था ताकि मैं उनका कर्ज अपने ऊपर ले सकूं? ब्रियान कहता है, शायद से यही वजह है। अपनी पिछली जिंदगी में लियाम ने बस धोखा देखा है, लोग उसका इस्तेमाल करते, उसका फायदा उठाते। क्या उसकी इस जिंदगी में भी उसके साथ यही सब होने वाला है? जिसके बाद वो कहता है, आमागी, मैं और तुम शायद एक जैसे हैं, हम दोनों को ही समाज से बाहर समझा जाता है, इसीलिए चलो हम अपनी एक टीम बनाते हैं और खुद को इस दलदल से बाहर निकालते हैं। क्या तुम मेरा साथ दोगी आमागी? आमागी उसके सामने झुककर कहती है, मेरा इकलौता मकसद आपकी सेवा करना है, तो आप जो करेंगे मैं हमेशा उसमें आपका साथ दूंगी और जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक मैं आउटकास्ट नहीं हो सकती। मैं हर मोड़ पर आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद लियाम कहता है, आमागी, मैं इंसानियत की हिफाजत के लिए तुम्हें 3 कानून बताना चाहता हूँ। पहला कानून, एक रोबोट किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर तभी उसे याद आता है कि यहाँ भी वो दूसरों के बारे में सोच रहा है। उसे अपनी जिंदगी अपने अनुसार जीनी चाहिए, दूसरों के साथ जो भी हो इस बात से उसे फर्क नहीं पड़ता। आमागी, तुम्हें किसी भी कानून को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नए कानून बताता हूँ। पहला कानून, एक मेड रोबोट कभी भी अपने मास्टर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दूसरा कानून, एक मेड को उसके मास्टर द्वारा दिए गए हर एक ऑर्डर को फॉलो करना होगा। और तीसरा कानून, एक मेड रोबोट को हमेशा अपनी भी हिफाजत करनी होगी, बिना पहले और दूसरे कानून को तोड़े। और इसी तरह ये तीनों नियम आमागी के सिस्टम में इंसर्ट हो जाते हैं। और इसके बाद लियाम कहता है, मुझे इंसानियत से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने परिवार के गौरव को फिर से जगाऊंगा। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? आमागी कहती है कि वो एक एआई है और शायद से उसके आइडियाज यहाँ की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सही ना बैठे, पर लियाम इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, इसीलिए आमागी उसे एक एजुकेशन कैप्सूल सजेस्ट करती है जिसके अंदर वो 6 महीने तक रहेगा और उसके ब्रेन में ऑटोमेटिकली सारी की सारी नॉलेज ट्रांसफर कर दी जाएगी। और जब तक लियाम इस कैप्सूल में रहेगा तब तक आमागी उसके डोमेन को संभालेगी। पर यह सब सुन ब्रियान कहता है, एक रोबोटिक कैप्सूल में जाना इंसानियत के खिलाफ जाने जैसा होगा। सो लियाम कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका मास्टर होने के नाते इंसानियत को खत्म नहीं होने दूंगा। सो ब्रियान कहता है कि एम्पायर एक एआई के द्वारा सारी की सारी मैनेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो आमागी कहती है, पर ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता हो कि एआई रोबोट डोमेन्स को संभाल नहीं सकते। और इसके बाद लियाम ब्रियान से एजुकेशन कैप्सूल लाने को कहता है। बेचारा ब्रियान उसे समझाता रह जाता है, पर लियाम उसकी एक बात नहीं सुनता और वहां से आमागी के साथ चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियाम एजुकेशन कैप्सूल में जा रहा है, लेकिन जाने से पहले वो आमागी से पूछता है कि क्या तुम एआईज में इमोशंस होते हैं? जो सुन आमागी कहती है, मैं नहीं जानती कि एआईज में इमोशंस होते हैं या नहीं, पर जब आपने मेरे साथ टीम बनाने की बात की तो मुझे एक बड़ा अजीब एहसास हुआ। लियाम कहता है, आखिर हो भी क्यों ना, उसने बेस्ट एआई रोबोट बनाने के लिए कहा था। और इसके बाद लियाम का कैप्सूल बंद हो जाता है और अब 6 महीनों तक लियाम इसी में सोता रहेगा और यहीं ये पार्ट एंड होता है। वैसे ये एक नया ऑनगोइंग एनिमे है, तो कमेंट करके बताना कि क्या तुम्हें इसका अगला पार्ट चाहिए। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, साथ ही इस पर बहुत सारे लाइक्स भी करना और हमारे चैनल की मेंबरशिप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। एंड इन द एंड सायोनारा।